साथियों, अंग्रेजों ने सिंधिया के राज्य को 6 ओर से घेर लिया था और पेशवा के इरादों की खबर रखने के लिए और इस काम के लिए कि पेशवा पूना से बाहर न निकलने पाए, अंग्रेजों ने पेशवा के मंत्रियों को खूब रिश्वतें दी थी। 24 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने मेजर शॉ को लिखा था कि मैं नहीं समझता कि पेशवा पूना से भागने की कोशिश करेगा, और यदि पेशवा चाहे भी तो वह उसके मंत्रियों को खबर किए बिना भी भाग सकता है। आपने कर्नल क्लॉज के नाम मेरे पत्रों से देखा होगा कि मैंने क्लॉज पर जोर दिया है कि सब बातों की ठीक ठीक खबर रखने के लिए मंत्रियों को धन दिया जाए। जब तक युद्ध खत्म न हो जाए हम पूना की गवर्नमेंट को ठीक करने की तदबीर नहीं कर सकते। वहाँ की गवर्नमेंट की हालत ख़राब अवश्य है, फिर भी उसे अभी ऐसे ही रहने देना होगा। यदि हम इस समय उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें अपने पीछे की और भी लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी, जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे। साथियों, कर्नल क्लॉज के नाम जिन पत्रों का जिक्र पहले किया गया है वे वेलेस्ली के छपे हुए पत्रों में कहीं नहीं मिलते, जिससे जाहिर है कि मराठों की सत्ता का सर्वनाश करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो कार्रवाइयाँ की उनमें से अनेक पर अब सदा के लिए पर्दा पड़ चुका है। संभव है कि बेछपे पत्रों से कुछ और भेद खुल सकते। यह भी जाहिर है कि अंग्रेज़ जिस तरह सिंधिया और भोंसले के नाश के प्रयत्न कर रहे थे, उसी तरह अपने मित्र और साथी पेशवा बाजीराव के नाश का भी पूरा इरादा कर चुके थे और उसके साथ इस समय हर तरह के छल से काम ले रहे थे। पेशवा के मंत्रियों को रिश्वतें देने के संबंध में जनरल वेलेस्ली ने 28 सितंबर को कर्नल के नाम एक और पत्र में लिखा था कि गवर्नर जनरल ने पेशवा के मंत्रियों को बड़ी बड़ी रकम देने का मामला हाथ में ले लिया है, किंतु पेशवा का कोई मंत्री है ही नहीं। पेशवा अकेला है और मेरी राय में हर बात छोटी है, इसलिए हमें उन लोगों को रुपए देने चाहिए जो पेशवा के मंत्री समझे जाते हैं और मंत्री कहलाते हैं। इसलिए नहीं कि संधि के उद्देश्यों के अनुसार वहाँ के शासन का काम चलाया जा सके, जिस उद्देश्य से हम हैदराबाद में रुपए खर्च करते हैं, बल्कि इसलिए कि पेशवा की गुप्त सलाहों की सब खबरें हमें मिलती रहें, ताकि जब ज़रूरत हो हम पेशवा को समय पर रोक सकें। साथियों, भारतीय नरेशों के मंत्रियों को रिश्वतें देकर उनसे अपने स्वामियों के साथ विश्वासघात कराना उन दिनों अंग्रेज़ कंपनी की एक सामान्य नीति थी। हैदराबाद और पूना दोनों दरबारों की इस समय यही हालत थी। साथियों, युद्ध समाप्त होते ही अहमदनगर के बारे में 11 नवंबर सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने गवर्नर जनरल को साफ लिख दिया था कि जो इलाका हमने जीता है उसका कोई भाग पेशवा को नहीं दिया जाए। अहमदनगर का किला अंग्रेज सरकार के ही कब्जे में रहे और सूरत अट्टा वेसी जो पेशवा का ही एक इलाका हुआ करता था, पेशवा को इस शर्त पर लौटा दिया जाए कि पेशवा पहले बसई की संधि में कुछ और नई बात स्वीकार कर ले। साथियों, अब हम फिर जनरल वेलेस्ली और उसकी सेना की ओर आते हैं। 18 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने अहमदनगर छोड़ा और कर्नल स्टीवेंसन की सेना के साथ मिलने के उद्देश्य से 24 अगस्त को गोदावरी पार की। उधर सिंधिया और बरार के राजा ने भी अहमदनगर के पतन का समाचार सुनते ही जितनी जल्दी हो सका थोड़ी बहुत तैयारी करके निज़ाम के इलाके की ओर चढ़ाई की। दौलत राव सिंधिया की आयु उस समय केवल 23 वर्ष की थी। फिर भी जिस अपूर्व योग्यता के साथ इस थोड़े से समय में उसने अपने रहे सहे अनुयायियों को जमा करके अंग्रेज़ों के मुकाबले की तैयारी की, उस योग्यता की उसके शत्रुओं ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जनरल वेलेस्ली के एक पत्र में लिखा है कि वेलेस्ली ने जगह जगह अपने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जो उसे मराठा सेनाओं की स्थिति, कूच इत्यादि की सूचना देते रहते थे। ये गुप्तचर सिंधिया और भोंसले की ही प्रजा थे और उन्हीं की मदद से सिंधिया की सेना के अनेक लोगों को वेलेस्ली ने अपनी ओर मिला रखा था। अंग्रेज़ों का इस सरलता के साथ अनेक भारतीयों को अपने देश और अपने राजा के विरुद्ध विदेशियों की ओर मिला सकना यह प्रकट करता है कि भारतवासियों में उस समय देश और राष्ट्रीयता के भावों की भयंकर कमी थी। इन गुप्तचरों के कारण ही वेलेस्ली के लिए अपनी सुविधा के अनुसार युद्ध का स्थान और समय नियत करना आसान हो गया था। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको असाई के संग्राम के बारे में बताऊंगा कि कैसे उस संग्राम को अंग्रेज़ों ने रिश्वतें देकर जीता था। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।